You are welcome in your English channel CM English Mentor. In this video, I am going to tell you the figure of speech paradox. Paradox. A paradox is the figure of speech in which an expression, एक अभिव्यक्ति, an expression appears contradictory but it is not really so. देखा, a paradox is the figure of speech in which an expression appears contradictory but it is not really so. मतलब पैराडॉक्स वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक अभिव्यक्ति जो हम बोलते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट होती है, प्रतीत होती है, कंट्राडिक्टरी, असंगत, ठीक विरोधी, बट इट इज नॉट रियली सो, लेकिन वास्तव में यह नहीं होती। इस कहने का मतलब हम सतह पर, मतलब ऊपरी तौर पर हम देखते हैं सरफेस, तो पता चलता है कि यह कंट्राडिक्ट है, मतलब विरोधी बात कही जा रही है, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता। वही हमारा फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स है। ठीक है, तो पैराडॉक्स कौन सा, कैसा फिगर ऑफ स्पीच है? तो पैराडॉक्स ऐसा वह फिगर ऑफ स्पीच है, वह अलंकार है जिसमें सतह पर या देखने में ये लगता है हमको कि वह क्या है, कंट्राडिक्टरी है, किंतु वास्तव में वह नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। उन्होंने कहा कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा, इसका अर्थ है कि बच्चा क्या होता है? मनुष्य, क्या मैन का, पुरुष का या व्यक्ति का पिता होता है। आपको कंट्राडिक्ट लग रहा है, कंट्राडिक्टरी या असंगत प्रतीत हो रहा है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। यहाँ मैन से हम लोग, यहाँ तो ये नहीं कहा कि आप ए मैन द मैन, वो तो मनुष्य के लिए कह दिया सीधा सीधी। तो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये हकीकत बात है कि द चाइल्ड इज, बच्चा ही क्या पुरुष का या मनुष्य का बाप होता है। क्यों? जब तक बच्चा नहीं हुआ है तब तक हम बाप कैसे हो सकते हैं? कंट्राडिक्टरी देखिए, लग तो रहा है कि असंगत लग रहा है। यह एक्सप्रेशन है, एन एक्सप्रेशन है क्या? द चाइल्ड द फादर ऑफ मैन, यही एक्सप्रेशन है। प्रकट तो हो रहा है कंट्राडिक्टरी, यह कंट्राडिक्टरी प्रकट हो रहा है, किंतु ऐसा यह नहीं है, क्योंकि अब जानते हैं कि बच्चा पैदा होने पर ही बाप को बाप कहा जाता है। मतलब बच्चा पैदा हुआ और जब बच्चा हुआ तबे हम बाप बने। कंट्राडिक्टरी हुआ। आइए लग रहा है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा कि ये बात पे सोच के लिखा, उसके बारे में मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। सुनिए, इतने विलियम वर्ड्स ने बोला, कहा था, और मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, स्टूडेंट इज द टीचर ऑफ ए टीचर। स्टूडेंट इज या द स्टूडेंट इज द टीचर ऑफ टीचर।
देखा, इसी रूप में द स्टूडेंट इज द टीचर ऑफ टीचर। छात्र ही टीचर का टीचर होता है, मैंने गुरु का गुरु होता है। क्यों? जब मैं 96 में नहीं 97 में मैं मास्टर की डिग्री लिया था, पास किया था एमए, और उसके बाद से बेरोज़गार था। अरे बेरोज़गार तो था, इसके बाद क्या, मैं कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। हाई स्कूल स्तर तक साइंस, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाना पड़ता था। तो मैं शुरू किया था कि चलो हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ा दूंगा, इंटर में इंग्लिश पढ़ा दूंगा और किसी टीचर को खोज दूंगा साइंस पढ़ाने के लिए, मैथ पढ़ाने के लिए। किंतु वहाँ के स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने कहा कि नहीं, आप ही पढ़ाइए, और उन्हीं के कहने पर मैंने मैथ भी पढ़ाना शुरू किया हाई स्कूल का, और उसी मैथ पढ़ाना शुरू किया, और मैथ मुझे आ गया पढ़ाना, और उसी मैथ के बल पर मैं बलिया का मूल निवासी हूँ, बनारस में आ गया, और मैं बनारस में स्टैब्लिश्ड हूँ, और यहाँ टीचर भी हूँ, एक व्यापारी भी हूँ। मैं कहा तो मेरे लिए क्या, मैं उनका गुरु नहीं था, वो हमारे लिए गुरु हुए। जिस छात्रों ने मुझे कहा कि मैथ आप ही पढ़ाइए, तो उनके लिए मैं गुरु बना, वो गुरु बने मेरे लिए। भाई वो नहीं होते, वो नहीं कहते तो मैं इंग्लिश पढ़ाता, मैथ नहीं पढ़ा पाता। तो मैथ के लिए तो वो गुरु थे जिन्होंने कहा, जैसे तो यही कहा, द स्टूडेंट इज द टीचर ऑफ टीचर। सही सभी के लिए है। यदि आप लोग नहीं हैं, स्टूडेंट कोई नहीं है, तो टीचर क्या हमें टीचर क्या ज़रूरत है? स्टूडेंट से ही हमारा टीचर का काम है। उस तो मैंने अपने व्यक्तिगत में कह दिया, लेकिन हकीकत में देखिए, द स्टूडेंट इज द टीचर ऑफ टीचर। स्टूडेंट ही मतलब स्टूडेंट जो है, वही पैराडॉक्स में बोलिए, भाई हम जानते हैं कि हम गुरु हैं, स्टूडेंट हैं, किंतु सतह स्तर पर तो खराब लग रहा है कि द स्टूडेंट इज द टीचर ऑफ टीचर कैसे हो सकता है। हकीकत ये है कि टीचर स्टूडेंट रहेगा तभी हम जाने जाएंगे कि टीचर हैं। जब बिना स्टूडेंट के हम कैसे जाने जाएंगे कि हम टीचर हैं कि क्या है। मतलब शिष्य के गुरु के क्या अहमियत है जब तक उसका कोई शिष्य ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब जिस प्रकार का द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, उसी प्रकार द स्टूडेंट इज द टीचर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के होने पर भी टीचर को टीचर जाना जाता है, नहीं तो हम कोई नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। ठीक है, और तीसरी लाइन, तीसरा बताओ, आई नो वन थिंग, it is that I know nothing। देख रहे हैं, I know one thing, it is that या it is that I know nothing। देख रहे हैं, बड़ा कंट्राडिक्ट और असंगत प्रतीत हो रहा है, कंट्राडिक्टिव लग रहा है। आई नो वन थिंग, मैं एक चीज़ जानता हूँ। इट इज़ दैट आई नो नथिंग, इसका मतलब कि मैं कुछ नहीं जानता। सही बात है। अब जब एक ही चीज़ के बारे में आप जान गए तो मत सोचिए कि मैं जानता, कुछ नहीं जानते हैं आप। किसी एक ही चीज़ के बारे में जानते हैं मतलब कुछ नहीं। दुनिया जो है डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, यहाँ अनेकों प्रकार के काम है, सब कुछ जानना जरूरी है। तो ही कह रहा है कि आई नो वन थिंग, इट इज दैट आई नो नथिंग। कंट्राडिक्टरी देखने में लग रहा है ना, कितना कह रहा है कि मैं आई नो एक चीज़ जान ही रहा है, आई टी दैट आई नो नथिंग। और इसे मैं बता रहा हूँ, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। देखा, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, कैसे हो सकता है? सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, मनी को बचाओ बाय स्पेंडिंग इट, इसे खर्च करते हुए। ये कैसे हो सकता है? कैसे संभव? इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन हम सत्य है। सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, जब तक आप स्पेंड नहीं करेंगे तब तक पैसा जो है मनी बचा नहीं सकते। छोड़िए, छोटा उदाहरण एक व्यापार में लीजिए। व्यापार में जब तक पैसा खर्च नहीं करेंगे तब तक आपके पास ये सेव मनी नहीं हो सकता। पहले व्यापार पे लीजिए, अपने पढ़ाई लिखाई पे लीजिए, जो आप अध्ययन कर रहे हैं उस पर पैसा खर्च हो रहा है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने में कितना पैसा खर्च होता है, और उसके बाद से जब बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो सेव मनी शुरू हो जाती है।
ये क्या है? यही पैराडॉक्स है, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। देखा? और मैं एक लाइन बताऊँ, विलियम शेक्सपियर का लाइन है, वो हैमलेट ड्रामा से है, उसके बारे में बता दूं। और हैमलेट से कि आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। हम ये देख रहे हैं कि काइंड, टू बी काइंड, दयालु होने के लिए आई मस्ट बी क्रूएल, मुझे निर्दयी अवश्य होना चाहिए। कौन कहता है? तो शेक्सपियर का, महान नाटककार शेक्सपियर का हैमलेट ड्रामा, जो कि ट्रेजेडी है, और हैमलेट स्वयं कहता है आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड, दयालु होने के लिए मुझे निर्दयी अवश्य होना चाहिए। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसकी माँ उनके चाचा या अंकल क्लॉडियस से शादी कर लेती है, जबकि उनके पिता के मरे हुए महीने दिन नहीं पूरे हुए हैं। अब वो किस कारण से ऐसा कहता है? क्योंकि उसे पता हो जाता है कि हमारे पिता का मर्डर करने वाला और कोई नहीं, यही क्लॉडियस है। क्योंकि उनके पिता, हैमलेट का पिता, भूत के रूप में, घोस्ट के रूप में उन्हें यह सूचना दे दिया रहता है पहले से। आज जो है उसके मन में, हैमलेट के मन में ये सवार है, ये उसके मन में बदला लेने की, रेंज लेने की का मन उत्कंठा उठ रही है कि हाँ, उसे बदला अवश्य लेना चाहिए। किंतु एक बात है, कह रहा है कि आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड, मुझे दयालु होने के लिए क्रूएल होना चाहिए। इसका अर्थ देखिए कितना पैराडॉक्स है, बहुत लंबी। वो सोच रहा है कि मैं यदि क्लॉडियस को मार दूं तो यह एक महान ट्रेजेडी होगी, और उसकी माँ के सामने यह, फिर माँ ने तो गलती किया ही है, ये ट्रेजेडी होगी उनके सामने। फिर भी वह जो है माँ के प्रति वो दयालु होता है, फिर भी सोचता है, वह विश्वास करता है कि यदि मैं क्लॉडियस को मार दूं तो हम मेरी माँ के लिए अपना निजी अच्छाई होगा, भलाई होगा। वही कह रहा है कि आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। ये सतह स्तर पर, सतही स्तर पर हम देख रहे हैं कि इसका कोई, कि दयालु होने के लिए क्रूएल कैसा? दयालु होने के लिए टू बी काइंड, दयालु होने के लिए क्रूएल, आई मस्ट बी क्रूएल। किंतु उसको अंदर पर, उसमें जो गहराई पर पाते हैं, अंदर गहराई से, जब ड्रामे में पोर्शन है तो हम देखते हैं कि यह जो है पैराडॉक्स है कि हाँ, माँ की दयालुता के लिए उसे क्या होना चाहिए? क्रूएल होना चाहिए। और बता दूं, इट इज द बिगिनिंग ऑफ, इट इज द बिगिनिंग, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। यह तो अंत का शुरुआत है। इट इज द बिगिनिंग, या इट की जगह पर दिस का प्रयोग कर दें, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। यह तो किसी अंत की शुरुआत है। देख रहे हैं? अरे अंत जब होना होता है, पैराडॉक्स मत सोचिए, पैराडॉक्स तो है ही, लेकिन याद रहे जब आदमी अत्यंत करता है, गलत काम करता है, तो उनका अंत का शुरू हो जाता है। पहले तो हम जो है अच्छा काम करते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, हमारा बिगिनिंग में बिगिनिंग होता है, शुरुआत में शुरुआत होता रहता है, उगते हुए सूर्य कहलाते हैं। और कभी कभी हम ऐसे गलत काम कर डालते हैं कि हमारी द एंड की शुरुआत हो जाती है। अब सातवां, आई ओनली मैसेज दोज हु डू नॉट मैसेज। देखा, आई ओनली मैसेज दोज हु डू नॉट मैसेज। मैं केवल उन्हीं लोगों को मैसेज करता हूँ, संदेश देता हूँ, अरे मैं शिक्षा देता हूँ, हु डू नॉट मैसेज, जो मैसेज नहीं करते।
मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? जो मैसेज नहीं करते थे क्यों मैसेज करते हैं? कोई जरूरत नहीं है। ये पैराडॉक्स है। मतलब ये हुआ, सच्चाई है जो देख रहे हैं। जितना मैं एग्जांपल दिया हूँ आप देख रहे होंगे कि जो सामने दिख रहे हैं वो जो है उसमें गहराई तौर पर मतलब कहिए कि अंदर से ऐसा नहीं है, उसका दूसरा अर्थ भी है। आई ओनली मैसेज दोज हु डू नॉट मैसेज। मैं उन्हीं लोगों को शिक्षा देता हूँ जो कुछ कह नहीं पाते, जो जवाब नहीं दे पाते। मतलब हु डू नॉट मैसेज, देख रहे हैं, जो मैसेज नहीं देते, मतलब जो रिस्पांस नहीं देते, उन्हीं लोगों को कह रहा है कि आई ओनली मैसेज, उन्हीं लोगों को मैं मैसेज देता हूँ, शिक्षा देता हूँ। मतलब जो अज्ञानी है, इसका अर्थ क्या है? अज्ञानी लोगों को ही शिक्षा दी जाती है, जिसे ज्ञान नहीं है उसे ज्ञान दिया जाता है। यही पैराडॉक्स है। ठीक है, इस प्रकार इस वीडियो में मैंने लगभग 7 एग्जाम्पल्स के माध्यम से पैराडॉक्स को एक्सप्लेन किया। यस, आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।